तो फिजिक्स में अच्छे स्कोर करने का क्या रोड मैप रहे, क्या रास्ता रहे कि सर आप तो हमें ऐसी बातें बताओ कि यार सर जिससे हम ज़ीरो से हीरो बन जाएँ। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने 11th-12th में कोचिंग ली, लेकिन सिर्फ नाम की कोचिंग ली, ठीक है? उनका मैक्सिमम टाइम तो कहीं और जा रहा था। तीसरे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन की कि यार अभी फोकस करते हैं बोर्ड पे। फिजिक्स का मतलब है कि कॉन्सेप्ट अगर आपने सही से सीखा है, उसकी बारीक-बारीक बातें सही से सीखी है और उसे अप्लाई करना आता है, तो फिजिक्स बहुत आराम से हो जाएगी। सिर्फ वो लॉज़ को थ्योरेटिकली पढ़ लेने से काम नहीं चलता, वो बोर्ड में चल जाएगा। आपने खट-खट सब लिख दिया, उन लॉज़ को कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, आपको पता ही नहीं है। हेलो बवाल बच्चा क्या हाल चाल? एकदम मस्त, मजे में, सब चंगा सी? चलिए मस्त ही रहना चाहिए। तो आज मैं उन बच्चों से बात करने आया हूं जो कि ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं और अगले साल जेई मेंस और जे एडवांस फोड़ना चाहते हैं। अब जेई मेंस और जे एडवांस अगर आप फोड़ना चाहते हैं, शानदार परसेंटाइल लाना चाहते हैं, शानदार रैंक लाना चाहते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन भैया मैं तो फिजिक्स का मास्टर हूँ। तो फिजिक्स का मास्टर हूँ तो सिर्फ फिजिक्स की ही सही गाइडेंस दे पाऊँगा। मैथ्स, केमिस्ट्री की गाइडेंस आपको मैथ्स और केमिस्ट्री वाले सर देंगे, वो एक्सपर्ट्स हैं। मैं फिजिक्स में एक्सपर्ट हूँ तो मैं इसी की बात करूँगा कि भैया फिजिक्स में आप कैसे अच्छा स्कोर करें। आपने फिजिक्स में अच्छा स्कोर किया, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर किया, मैथ्स में अच्छा स्कोर किया, तो बन गया ना भैया अच्छा परसेंटाइल या अच्छी रैंक, ठीक है? तो फिजिक्स में अच्छे स्कोर करने का क्या रोड मैप रहे, क्या रास्ता रहे कि सर आप तो हमें ऐसी बातें बताओ कि यार सर जिससे हम ज़ीरो से हीरो बन जाएँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से हीरो बनने का सफ़र की बातें, स्क्रैच टू 99 परसेंटाइल। अब फिजिक्स में बात करें तो देखिए जेईई मेंस के दोनों पेपर हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आए होंगे। स्पेशली फिजिक्स में जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आए, आज उन्हीं की बात करते हैं। तो फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, तो विश्वास मानिए बच्चों कि आपके फिजिक्स पढ़ने का तरीका ही गलत है। अब बोलेंगे सर ये कौन-सी बात हुई कि हमारा देखिए मार्क्स नहीं आ रहे, आपने कहा सर मैंने पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। अच्छा 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक टाइप के बच्चे होते हैं कि सर मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, मैं तो सर बिंदास मस्त था, ठीक है? भई 3 कैटेगरी कह सकते हैं। पहला है कि जिन्होंने कहीं न कहीं से कोचिंग ली या कुछ न कुछ किया, ठीक है? एक पहले बच्चे वो होते हैं और सिंसियरली पढ़ाई की और उनके फिज़िक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, तो उनके फिज़िक्स में पढ़ने का तरीका गलत है। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने 11th-12th में कोचिंग ली, लेकिन सिर्फ़ नाम की कोचिंग ली, ठीक है? उनका मैक्सिमम टाइम तो कहीं और जा रहा था। अब मैं वो नहीं समझाऊँगा, वो आपको मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर पता है, ठीक है? तीसरे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ़ बोर्ड की प्रिपरेशन की कि यार अभी फ़ोकस करते हैं बोर्ड पे, है ना? क्योंकि ये भी कई कोचिंग लेने वाले बच्चे भी बाद में ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं कि अब अभी बोर्ड्स के मार्क्स बना लेते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। वाक़ई में बहुत सही डिसीज़न होता है। आपने बोर्ड की तैयारी की कि अगले साल जेईई की बात करेंगे, तो तीसरे टाइप के बच्चे वो हैं। तो इस टाइप के ये 2 कैटेगरी जो है इन्होंने तो फिज़िक्स पढ़ी नहीं ढंग से कोचिंग जेईई के लिए, तो इनकी नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने किया और फिज़िक्स में मार्क्स नहीं आ रहे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने फिज़िक्स पढ़ने का तरीका ही गलत है। अब आप बोलेंगे सर आप क्या नया तरीका बता देंगे? देखिए कोई नया तरीका नहीं बताऊँगा, मैं वही तरीके पे बात करूँगा जो टेस्टेड एंड ट्रायल है जिससे आज तक बच्चों के फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स आए हैं। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं कि यार सबसे पहली बात देखिए तीनों सब्जेक्ट अलग है। फिज़िक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, मैथ्स अलग है। तीनों का पढ़ने का तरीका भी अलग है। आप एक के तरीके से दूसरे को नहीं पढ़ सकते। फिज़िक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ये भी कोई नई बात नहीं है। ये भी मेरे हिसाब से बच्चे बोलेंगे सर कौन-सी नई बातें बता रहे हो सर, वही तो बताया है कि ये तो हम सुन-सुन के कान पक गए हैं यार कि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट ये चलता जा रहा है सर ये तो रोज़ सुनते रहते हैं। फिर तो देखिए फिज़िक्स में मार्क्स लाना कोई रॉकेट साइंस जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा। हाँ, फिज़िक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये मतलब क्या है कि यार देखिए, जैसे केमिस्ट्री है, आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, वहाँ भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैं मना नहीं करता, वहाँ भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लेकिन आपको पता है कि वहाँ आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा कि भैया इसका कलर लाल है, नीला है, पीला है पता नहीं कौन-कौन से कलर के शेड्स होते हैं, है ना? ठीक है? और उसके अलावा एक्सेप्शंस ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट की नेचर है और ऑब्वियसली बात है मार्क्स भी अच्छे खासे दिलवाती है केमिस्ट्री। मैथ्स की नेचर जो होती है उसमें आपको पता होता है कि बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है क्योंकि क्वेश्चन को आप किस तरह से अप्रोच करेंगे अगर आपने स्टार्ट किया
और सही अप्रोच से स्टार्ट नहीं किया तो आप नहीं एंड तक पहुँच पाएँगे। जबकि फिज़िक्स ऐसा नहीं है। फिज़िक्स का मतलब है कि कॉन्सेप्ट अगर आपने सही से सीखा है, उसकी बारीक-बारीक बातें सही से सीखी है और उसे अप्लाई करना आता है, तो फिज़िक्स बहुत आराम से हो जाएगी। यूजुअली ऐसा ही होता है कि जितने भी फिज़िक्स के मास्टर होते हैं, वो सारे आवारा टाइप के होते हैं, क्योंकि फिज़िक्स जो होता है 1-2 साल में ही अगर आपने कर ली, तो उसमें उसके बाद ये होता है कि यार फिज़िक्स में कुछ है नहीं। वो फिज़िक्स के मास्टर्स जो होते हैं वो कहता है अच्छा कोई बच्चा सवाल लेके आता है, अच्छा ये उनको पता है कि सवाल के अंदर ही सवाल का आंसर छुपा होगा, कुछ ही तो चीज़ें हैं, खत्म बात दैट्स ऑल। उससे सारी की सारी बातें हो जाएँगी। तो उनको बहुत प्रैक्टिस या बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से कनेक्ट करना सीखना होता है, दैट्स इट। तो 2-3 साल में अगर सीख जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि भई ये ठीक है, वो फुल आवारा होते हैं। हाँ, और लर्निंग लर्निंग तो हमेशा होती रहती है। मैं आज भी सीख रहा हूँ, मेरे 19 ईयर हो चुके हैं, मैं आज भी, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए, ठीक है? हाँ, जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो हो सकता है कि ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से या कहीं न कहीं से, लेकिन सीखने के लिए हमेशा होता है। या कई बार बच्चों से भी सीखने को मिलता है कि इस बात को ऐसे बताया जाए तो और बेहतर होता है, तो वो ठीक है, सीखना एक कांस्टेंट प्रोसेस है। तो अब तो मैंने इसीलिए बोला कि फिज़िक्स के जो टीचर्स होते हैं वो मेनली इसी टाइप के होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही लगाना है। तो अब इस पे हम बात करते हैं कि देखिए आपसे क्या गलतियाँ हुई होंगी। पहली बात है कॉन्सेप्ट्स की। तो कॉन्सेप्ट में ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने न्यूटन्स के 3 लॉज़ बोले। वो 3 लॉज़ तो आप बोलेंगे सर वो 3 लॉज़ हमने 9th में भी पढ़े, वो 11th में भी पढ़े, और उन 3 लॉज़ से फिज़िक्स में अच्छा खासा मैकेनिक्स का पोर्शन खत्म हो जाता है। आईआईटी की बात कर रहा हूँ, आईआईटी के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, जेईई मेन्स और जेईई एडवांस की बात कर रहा हूँ। अच्छा खासा मैकेनिक्स का पोर्शन खत्म हो जाता है, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। तो वही तो 3 लॉज़ है जो 9th में पढ़े, वही 11th में पढ़े। तो सर उनको नया कैसे पढ़ें? तो देखिए हर कॉन्सेप्ट की कुछ बारीक बातें होती हैं। कुछ डूज़ होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं, कि जैसे अगर मैं न्यूटन्स लॉ की बात करूँ तो F बराबर dP/dt, ठीक है? फोर्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये इनर्शियल फ्रेम से वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से वैलिड नहीं है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम कई बार लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहाँ इसे कैसे डील करेंगे, वो बहुत छोटी-छोटी बारीक बातें, वो बहुत ज़रूरी होती है ना? भई लॉस तो हमने वही दिए हैं, सारे के सारे वही है। या जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, तो बच्चे को पता होता है कि अगर एक फिक्स सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, अगर ब्लॉक नहीं चल रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, अगर ब्लॉक चल रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन यहाँ तक बच्चा बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन जैसे ही 2 ब्लॉक्स आते हैं, वहाँ फिर बच्चा बेधक जाता है। तो वहाँ आपको एकदम बारीकी से उस कॉन्सेप्ट की सारी बातें पता होनी चाहिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो सारी हर छोटी बात पता होनी चाहिए। ये कहलाता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सिर्फ़ वो लॉज़ को थ्योरेटिकली पढ़ लेने से काम नहीं चलता, वो बोर्ड में चल जाएगा कि भैया लिखा हुआ है कि न्यूटन के तीनों लॉज़ को बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से डायग्राम बना के, सुंदर सा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करें। आपने खट, 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 खट सब लिख दिया, उन लॉज़ को कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, आपको पता ही नहीं है। इज़ इट क्लियर? तो वो बोर्ड की तैयारी नहीं है, ये जेईई की तैयारी है। तो कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से सीखना, एकदम हर छोटी-छोटी बात। फिर सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में लगाना सीखना है। भई आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि यार सर ने बताया काइनेटिक फ्रिक्शन की बहुत सारी एकदम स्मॉल डिटेल बात बताई, स्टैटिक फ्रिक्शन की सारी डिटेल में बातें बताई, न्यूटन्स लॉ की आराम से डिटेल में बात बताई, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बताई, वेज कंस्ट्रेंट की बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई, सब कुछ बताया। ठीक है? बर्नौली प्रिंसिपल बताया। अब जब तक आप उसे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक कोई मज़ा नहीं आएगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, और कॉन्सेप्ट को भी एक सिंगल डोज़ में नहीं, आपने कॉन्सेप्ट सीखा, उसमें आपने कहा कि इस लॉज़ में छोटी-छोटी कुछ बारीक बातें हैं। ये बारीक बातें हो गई। उसके बाद जब क्वेश्चन्स की बारी आए, तो साथ के साथ उनके क्वेश्चन्स हो। क्वेश्चंस हमेशा सिंपल एप्लीकेशन से होने चाहिए, फिर थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने चाहिए, फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने चाहिए। तो क्वेश्चंस का एक पूल होना चाहिए जिसमें आप सिंपलिसिटी से एक अच्छे खासे कॉम्प्लेक्सिटी तक जाएँ। सिंपल क्वेश्चंस भी करने ज़रूरी है, वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वहाँ से हमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना एक बार सीखते हैं। फिर इस कॉन्सेप्ट पे रिजिडिटी आती है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी ये कैसे काम करेगा। जैसे मैंने अभी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात की, तो ग्राउंड पे रखे ब्लॉक पर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत आराम से समझ में आता है। और इंक्लाइंड पे भी समझ में आ जाता है। लेकिन जब 2 ब्लॉक सिस्टम आता है या इंक्लाइंड भी चल रहा हो, तो फिर वहाँ वहाँ दिमाग का दही हो जाता है कि यार अब कैसे लगाएँगे? तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया, आपको वो समझना है। एक-एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना है, हर छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी होने चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स ही होता है। ठीक है? फिर धीरे-धीरे क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी होनी चाहिए, तो आपके पास वो पूल भी होना चाहिए कि क्वेश्चंस की एक अच्छी खासी रेंज है।
उन्हीं के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, तब जाके आपको इसे बोलते हैं थ्योरी कंप्लीशन, बोर्ड नहीं है। कि आपने ये थ्योरी रट ली, खत्म काम, दैट्स ऑल। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ भी पढ़ो सब इतिहास है। रट लो, ठीक है, ये डेरिवेशन रट लो, ढट 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 ढट, ये डेरिवेशन नहीं, या ये 50 क्वेश्चन, दैट्स ऑल नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा। तो इससे क्या होता है कि जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल टू वेरी कॉम्प्लेक्स, तो आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है कि यार मैंने हर सिचुएशन में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख रखा है। हर तरीके से करके देख रखा है, इनर्शियल फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ऐसे-वैसे, और मुझे पता है कि कैसे-कैसे अब इसे अप्लाई करना है, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है और ऑब्वियसली बात है फिर आपका पेपर भी अच्छा जाता है। ये फिजिक्स का तरीका है, ठीक है? तो फिजिक्स में थ्योरी के साथ-साथ बिल्कुल एडजेसेंट क्वेश्चन्स होने चाहिए और लेवल बिल्कुल जिसे हम हमेशा बोलते हैं बेसिक से एडवांस। फिर अगला आता है सेल्फ प्रैक्टिस। इसके बिना भी अगर आपने ये नहीं किया, पहले 2 पॉइंट्स तो बहुत ज़रूरी है फिजिक्स सीखने के। इससे भी बच्चे का स्कोर काफ़ी हो जाता है और तीसरा अगर पॉइंट आपने कर लिया, तो आप मान के चलिए कि आप फिज़िक्स में बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। तीसरा होता है सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्या होता है कि देखिए जो क्वेश्चन्स अभी हमने थ्योरी के साथ-साथ किए, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, उसमें टीचर साथ खड़ा था। टीचर ने बताया कि देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट है, ये इसकी बारीक बातें हैं, ये इसके क्वेश्चन्स हैं। टीचर ने सारी बातें बताई और फिर क्वेश्चन्स दिए आपको, क्लास में थोड़ा-सा टाइम कम दिया जाता है, लेकिन टीचर साथ खड़ा था, हाथ पकड़ के आपके साथ खड़ा था। जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लीजिए डीपीपी दी मैंने या कहीं भी जो भी, तो कोई भी आपको क्वेश्चन बैंक मिला, जैसे मान लीजिए हम डीपीपी देते हैं मॉड्यूल या और जगह से होमवर्क देते हैं, तो उस डीपीपी में कम से कम हमारा ये एक तरीका रहता है कि जैसा हमने क्लास में बच्चे को हर कॉन्सेप्ट्स के साथ अटैच किया है, वैसे ही सिंपल क्वेश्चन्स भी होने चाहिए। वैसे मीडियम क्वेश्चंस भी होने चाहिए और टफ क्वेश्चंस भी होने चाहिए। लिटिल कॉम्प्लेक्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी काम हो पाएगा। अब वो जब सेल्फ प्रैक्टिस बच्चा करता है, तो वो घर पे करता है। उस समय टीचर ने हाथ नहीं पकड़ा होता। टीचर ने जो सिखाया है, टीचर ने जो ज्ञान दिया है, वो आपके साथ है। टीचर खुद आपके साथ नहीं है, क्लास में टीचर साथ था, क्वेश्चन करवाए। अब वो चाहता है कि जैसे किसी बच्चे को साइकिल सीखनी है, तो थोड़ी देर आप उसको साइकिल को पकड़ेंगे, लेकिन एक मोमेंट पे छोड़ेंगे भी ताकि वो खुद सीखे, या किसी बच्चे को चलना सिखाना है तो आपने अंगुली पकड़ के सिखाया, लेकिन फिर आप उसकी हेल्प को छोड़ेंगे ताकि वो लाइफ में खुद अपने पाँव पे खड़ा हो पाए। तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, 3 पॉइंट्स तो बहुत एसेंशियल है। तो जब आप क्वेश्चन्स करने उतरेंगे, तो थोड़ा होश-पोश होंगे, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन यही तो सीखने का तरीका। आप लड़खड़ाएँगे, जब बच्चे का हाथ छोड़ा जाएगा तो लड़खड़ाएगा, लेकिन वो उस समय सीख रहा है, वो हार नहीं रहा, वो गिर नहीं रहा, वो सीख रहा है, या गिरने से भी वो सीख ही रहा है। तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो एक पूल ऑफ क्वेश्चन्स होना चाहिए कि जिसमें सारी वैरायटी हो। सिर्फ़ सिंपल क्वेश्चन्स करेंगे तो भी आपका काम नहीं बनेगा, सिर्फ़ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे तब भी नहीं होगा। आप बोलेंगे सर सिर्फ़ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे तो सिंपल तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है, आप उनकी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। आप उनकी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सब कुछ आता है। तो आपको सारा के सारा एक पूल चाहिए, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, 20 टू 25 क्वेश्चन्स उसी दिन की थ्योरी के। इज़ इट क्लियर? उसके बाद रिवीजन तो मस्ट है। रिवीजन आप 7 डेज़, 15 डेज़ प्लान कर सकते हैं, लेकिन पहले 3 पॉइंट बहुत एसेंशियल थे। और फिर टेस्ट, टेस्ट तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट कभी स्किप ही नहीं करना चाहिए। ड्रॉपर में आकर अगर कोई बच्चा टेस्ट स्किप करने की गलतियाँ कर रहा है, तो मतलब वो ड्रॉपर में आके भी कुछ नहीं सीखा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये मोटे-मोटे पॉइंट हो गए। मैंने अगेन कहा कि रॉकेट साइंस जैसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मैं अपनी बातों को वापस क्लियर कर देता हूँ कि भैया पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विथ एवरी स्मॉल डिटेल, फिर उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन विथ प्रॉपर क्वेश्चंस। हर चीज़ के साथ, हर बारीक बात जो मैंने जो भी बताई गई हो, उसके साथ क्वेश्चन अटैच हो, वही फिर आपको सेल्फ प्रैक्टिस में भी मिले। फिर रिवीजन जब आपको टाइम मिले 7-15 डेज़ में, रेगुलर रिवीजन। टेस्ट कभी स्किप मत कीजिए, भले ही टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हो, डज़न्ट मैटर। ड्रॉपर में आके ये नहीं सोचना, ठीक है, कि मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे। इन द एंड सबका फल मिलेगा आपको, आपकी मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है? अगला जो है, ये मेन एक स्लाइड मैंने इसीलिए इसमें इंक्लूड की थी कि यार ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों ही हार्मफुल हैं। डिप्रेशन और ओवर कॉन्फिडेंस, बोथ आर हाइली डेंजरियस, ज़बरदस्त डेंजरियस है। अब डिप्रेशन कैसे आता है? देखिए जैसे कई बच्चे होते हैं, जिन्होंने 11th-12th में कोचिंग नहीं लिया, प्रॉपर उतनी कोचिंग नहीं ली, ठीक है? उन्होंने स्कूल पे ज़्यादा फ़ोकस किया, बोर्ड पे भी ज़्यादा फ़ोकस किया। अब जब वो आते हैं, तो जिन बच्चों ने कोचिंग ले रखी हो, तो स्टार्ट में एक थोड़ा-सा उनके पास ज़्यादा मोमेंटम होता है, तो वो उसी समय डिप्रेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार मेरे को सीखने में समय लग रहा है,
सीखने में समय लग रहा है और ये फटाफट, 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 फटाफट आंसर दे रहे हैं। तो ये तो नहीं, तो उसी समय से डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पूरा ब्लैंक से शुरुआत है। जिन्होंने जिन्होंने भी ड्रॉप लिया, चाहे वो पिछले साल कुछ भी थे, जो बीत गया वो बीत गया। हाँ, आपके पुण्य कुछ थे, वो काम आ जाएँगे। लेकिन अगर आपने ड्रॉप लिया है तो अपने आप को ज़ीरो मान के ही शुरुआत करें। तो हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को लगे कि यार ये बहुत फ़ास्ट आंसर दे रहे हैं, मैं बहुत स्लो आंसर दे रहा हूँ। देखिए फिज़िक्स में एक बहुत प्यारी चीज़ होती है मोमेंटम। ये मैं यहाँ भी बताऊँगा, ओवर कॉन्फिडेंस में भी और यहाँ भी, दोनों जगह बताऊँगा। दोनों जगह इस मोमेंटम शब्द का यूज़ करूँगा। तो आप हो सकता है कि स्टार्ट में आपका इनर्शिया जो है वो ज़्यादा है, आपको वो वेलोसिटी नहीं फ़ील हो रही, कुछ लोगों के पास वो वेलोसिटी है, लेकिन आप कंटिन्यू प्रयास करते जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे फोड़ते हैं और इनका तो इनका इनका बेनिफिट क्या होता है, जो बच्चे 11th और 12th पढ़े होते हैं और कोचिंग नहीं लिए होते या कोचिंग बहुत कम मतलब सीरियस नहीं लिए होते, याद रखिए वो हमें ब्लैंक ब्लैंक पेपर देते हैं, एकदम ब्लैंक पेपर देते हैं। तो उस ब्लैंक पेपर पे हम ही लिखते हैं। तो उनको पहले से कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा कि यार जो जो भी सर ने बताया, जो भी मास्टर ने बताया जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि वही है सब। तो उनके लिए तो फ़ायदा है। उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि 3 तरीके नहीं हैं। धड़, 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 धड़ तो इनके लिए ब्लैंक पेज है। तो आप याद रखिएगा आपको बेनिफिट भी दिए हैं। आपको स्टार्ट में नुकसान फ़ील होता है लेकिन नहीं है। आप जो है सिंपल सा फंडा लगाइए और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं पूरे साल, ड्रॉप लीजिए, कॉन्फिडेंस से लीजिए। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हो सकता है आपका स्टार्टिंग में मोमेंटम कम हो, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाते जाएँगे तो मोमेंटम बढ़ता जाएगा और इन द एंड एग्ज़ाम टाइम में आपका मोमेंटम इतना हाई होगा कि आप किसी एग्ज़ाम को आपको रोकने के पॉसिबल ही नहीं होगा। आप फोड़ते हुए जाएँगे जेईई मेन्स, जेईई एडवांस, फटाक-धड़ाक से और ये हमेशा होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन किसी बात का नहीं, पेपर्स में जब टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें मार्क्स नहीं आ रहे या जब मैं हम आपको होमवर्क दे रहे हैं तो सर उसमें से 10 में से 2 ही बन रहे हैं, 3 ही बन रहे हैं, 1 ही बन रहा है, 1 भी नहीं बन रहा है यार। कोई बात नहीं यार, अपना मोमेंटम इंक्रीज़ करते जाइए, कांस्टेंट फोर्स लगाते जाइए, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इम्पैक्ट दिखेगा। तो अगर ड्रॉपर हो तो ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ देनी है, मैच्योरिटी लाइए, इन सारी चीज़ों से उठ जाइए। कोई डिप्रेशन-विप्रेशन नहीं, मेरा काम है कि भैया मैं तो कर्म करता चलूँगा, फल मुझे मिलेगा, ये सर ने बोला था। क्योंकि हमने इतने साल का एक्सपीरियंस हमने देखा है, चुपचाप बच्चा अगर काम करता रहता है तो उसे फल मिलता है, 100% मिलता है। ठीक है? दूसरा एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो बात है ना, वो ये होता है कि जिन बच्चों ने जनरली कोचिंग ले रखी होती है और किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाता, मार्क्स नहीं आ पाते, कारण बहुत सारे होते हैं, मैं उन कारण पे नहीं जाऊँगा, ठीक है? वो उस पे हम बाद में बात कर लेंगे। अभी हम ये है कि फिज़िक्स में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें। तो ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि यार करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा बहुत अच्छा था, इलेक्ट्रो मेरा वीक रह गया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग था, मैग्नेटिज़्म वीक था, उसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट ठीक था मेरा और मॉडर्न फिज़िक्स थोड़ा खराब था, ऑप्टिक्स बहुत अच्छा था, वेव ऑप्टिक्स नहीं आता। अब वो अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के बैठा है। वो कह रहा है मैं इस समय क्लास कर लूँगा, मैं सर की वेव ऑप्टिक्स की क्लास कर लूँगा, ऑप्टिक्स की नहीं करूँगा, इसकी क्लास कर लूँगा, उसकी नहीं करूँगा, इसका पेपर दे दूँगा। बेटा ऐसे सारे बच्चे बर्बाद होते हैं। सारे, मैं फिर बोल रहा हूँ विदाउट एनी एक्सेप्शन, जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं होता। मैंने हर उस बच्चे को बर्बाद होते देखा है। तो सोचिए जो ये बच्चे सोच रहे हैं ना कि हम तो स्कूल पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ाई नहीं, वो उनके सक्सेस रेट ठीक हो जाती है फिर भी। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे, वो कहते हैं कि ये चैप्टर मुझे आते हैं, मैं नहीं पढ़ूँगा। बेटा वही जो मोमेंटम मैंने इनको सिखाया था वही बात कर रहा हूँ। आप आपका वो टॉपिक अच्छा था इसलिए क्योंकि आपका मोमेंटम अच्छा था उस समय। आपने ऑनेस्टली उस चैप्टर को पढ़ा होगा, डेफ़िनिटली पढ़ा होगा, जभी तो चैप्टर अच्छा होगा। तो उस समय मोमेंटम था, उसके क्वेश्चन्स हो रहे थे, अब आपने वो छोड़ दिया और अब आपने तैयारी में भी उसे वापस टच नहीं किया, एग्ज़ाम में वो जैसे होता है ना कि जब मोमेंटम था, तो फिर बाद में धीरे-धीरे अपने आप कम होता जाएगा। आप बोलेंगे, "नहीं सर, न्यूटन का पहला लॉ है कि वो तो चलता चला जाएगा।" अबे बेटा फ्रिक्शन लगता है। तुम जो एक चीज़ बताइए, तुमने 5वीं क्लास का जब फाइनल एग्ज़ाम देने गए, तो 5वीं क्लास के एग्ज़ाम में जो तुम्हें याद था, वो आज याद है क्या? मान लो हाँ, मतलब हिस्ट्री का पेपर हो, 8th क्लास का मान लेते हैं। 8th क्लास के पेपर में तुमने कुछ याद किया होगा कि ये वाली लड़ाई यहाँ हुई, ये वाली लड़ाई यहाँ हुई, पानीपत की लड़ाई यहाँ हुई, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। तुम पूरा लिख के आए होगे, वो क्या वास्तव में याद है? नहीं याद है। तुम उससे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारा आईक्यू बढ़ चुका है, लेकिन उस समय तुमने वो याद किया था, तुम्हारी मेमोरी में था, इंस्टेंट मेमोरी में था। अब नहीं है, वो चैप्टर
निपट जाएगा और तुम भी निपट जाओगे। और होगा क्या, तुम क्लास छोड़ के क्यों छोड़ोगे? तो मान लो ऑप्टिक्स की क्लास चल रही है, तुम अपने ही कुछ फंडे लगाए पड़े हो कि मैं ये कर लूँगा, करता कोई नहीं है भैया, करता कोई नहीं है ये। मैं और मेरे से ज़्यादा आप ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि अगर आपने तैयारी की है, ड्रॉपर ले रहे हो, तो आपको खुद को पता है कि भैया होता कुछ नहीं है, प्लानिंग होती है बस। उस दिन क्लास छोड़ के बैठे हो, सुबह क्लास है, पता चला कि तुम क्लास जो थी 8:30 से थी और खत्म हो जाती मान लीजिए 11 ओ क्लॉक। तुम उठे 11 बजे हो, आराम से सो दोगे, फिर 2 घंटे नहा रहे हो, फिर कुछ कर रहे हो। तुमने टाइम को बर्बाद कर दिया और तुमने कुछ नहीं किया अपनी प्लानिंग में। तो याद रखिएगा, जिन्होंने कोचिंग ले रखी है, बहुत अच्छा कर रखा है, वो भी अपने आप को ज़ीरो से शुरू करें। आपके जो पुण्य है वो काम आ जाएँगे यार, लेकिन अपने को ज़ीरो मान के शुरू करें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। देखिए, कई बार क्या होता है कि झूठी बातों पे बने जो पुल होते हैं ना, वो ढह जाते हैं, तो वो ढह ही जाएगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, नॉट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन देयर। जितने भी बच्चों ने इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई, मैं बता रहा हूँ लिटरली, 12th में हमने बच्चे को देखा, अच्छा कर रहा था, किसी कारण से रह गया, 13th में आया, हमने समझाया, नहीं माना, अपने फंडों में जा चुका था, अपने ऑरा में जा चुका था कि अब मुझे जो है, मेरे को ऐसा ही करना है, यही करना है। अब वो उन बीच-बीच में वो कहीं कुछ और पढ़ रहा है, कुछ और पढ़ रहा है। लिटरली बता रहा हूँ, नहीं सेलेक्ट हुए। जितनी 12th में रैंक थी, उससे भी घटिया रैंक आई। ये सब कुछ नहीं करना है। चुपचाप आप पढ़ाई कीजिए। जितने भी ड्रॉपर्स मैंने अच्छी रैंक से सेलेक्ट होते देखे हैं, वो अपने आप को बिल्कुल रीसेट मारते हैं। उनके पुण्य काम आ जाते हैं अपने आप। पूरा रीसेट मारते हैं और चलते रहते हैं चुपचाप। एवरीडे क्लास करते हैं, वो अपना मोमेंटम बढ़ाते रहते हैं और वही काम आएगा। ठीक है? तो याद रखिएगा, ना तो डिप्रेशन में आना है अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, पहले से कोई चैप्टर आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। फिज़िक्स में आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। नहीं तो आप ब्लैंक हो जाएँगे, जो चैप्टर पिछले साल अच्छा था, वो इस साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी दोनों बच्चों को। ना ये, इस मोह-माया से ऊपर उठ जाओ। डिप्रेशन, ओवर कॉन्फिडेंस, चुपचाप चलते रहो। चलिए, फिर जो है एक और है। हाँ, एक और स्लाइड मैंने, ये फिज़िक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन तभी मैंने इंक्लूड की है। डोंट वेस्ट टाइम टू डिसाइड। देखिए, ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। है ना? इस पे एक वीडियो बन चुका है, तो वहाँ आप जाके, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है दिमाग में, वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके मार्क्स उतने नहीं आ रहे, आपको ड्रीम कॉलेज जाना है, लेकिन अभी आप जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि बस चलने देते हैं, चलने देते हैं, चलने देते हैं, चलने देते हैं, ड्रॉपर्स के पास टाइम नहीं होता। जो सबसे बड़ी और पेनफुल बात है ड्रॉपर्स के साथ, उनके पास टाइम नहीं होता। और उनको सिलेक्शन निकालना होता है, वो अंडर प्रेशर भी होते हैं, और मैंने हमेशा कहा है कि सिलेक्शन सबसे ज़्यादा ड्रॉपर से ही होते हैं। रीज़न अगेन वही है कि भैया वो कम टाइम में सब कुछ पढ़ते हैं, तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम गेन कर लेते हैं और भैया धड़ाक से जेईई निकाल देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो अगर आप 2-3 महीने और डिले कर देते हैं, अब अभी भी अगर आप देखें तो जनवरी जेईई मेंस जो होगा, उसके लिए जनवरी वाला पूरा टाइम, तो आपका जनवरी वाला 1 जनवरी से 20 जनवरी, वो आपके टेस्ट के लिए ही होगा सिर्फ़। उस समय अगर आपने टेस्ट नहीं दिए, मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो बेटा फिर ड्रॉप लेने का अंजाम बेकार ही होने वाला है, उतना अच्छा नहीं होगा। तो कम से कम मैं हमेशा बोलता हूँ 3-4 मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए। अगर आप 10-12 देते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। जितनी नेट प्रैक्टिस करोगे, उतना मैदान में अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। जितनी गलतियाँ वो नेट प्रैक्टिस में निकल जाएगी। तो जनवरी का मंथ तो पूरा आप ऐसे कह लीजिए मॉक टेस्ट के लिए ही है, फुल सिलेबस टेस्ट ही मान लेते हैं। तो दिसंबर तक का टाइम ही मानते हैं हम, लास्ट दिसंबर मैक्स टू मैक्स। तो ये इतना 7-8 महीने का ही टाइम है आपके पास टोटल। उसमें से भी अगर आप 2-3 महीने सिर्फ़ सोचने में खर्च कर देते हैं कि मैं लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, तो भैया पहले डिसाइड कर लो ढंग से। कॉलेज जाना, कॉलेज जाइए, मैं मना ही नहीं कर रहा। लेकिन आप उसपे आपने कहा कि मैं सर 5,81,927 टॉस करूँगा। ऑड बोला है, ऑड नंबर बोला है, ठीक है, टॉस करूँगा, जो ज़्यादा आएगा, हेड ज़्यादा आया तो सर मैं है ना ड्रॉप लूँगा, और टेल आया तो ड्रॉप नहीं लूँगा। और ये जो इतने नंबर बोले हैं, इसमें मैं रोज़ के 1000 कॉइन ही टॉस करूँगा। हो गया भैया तुम्हारा, निपट गया काम। कि मैं उससे भी पूछूँगा, खुद से बैठ के पूछ लो पहले। पेरेंट्स से पूछ लो, दैट्स ऑल, खत्म। इतना सा ही दायरा होता है। ये आपके सबसे करीबी जो लोग हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनसे जो एक छोटा-सा क्लोज़ सर्कल होता है, वहीं पे बात कीजिए, सही से बात कीजिए, टालिए मत। अगर आपको करना है, तो सही टाइम पे शुरुआत कीजिए, नहीं करना तो कॉलेज भी जाइए, मुझे अगेन कोई इश्यू नहीं है, लेकिन डिसाइड कीजिए। फिर इसका ये ना हो कि बहुत लंबा टाइम लगा दीजिए। तो एंड करते हैं, ठीक है?
तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी कि आपको फिज़िक्स कैसे पढ़नी है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ अगर फिज़िक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है फिज़िक्स पढ़ने का तरीका गलत है। अगर आपने कोचिंग ली है तो उस तरीके को सुधारिए। उसके बिना फिज़िक्स में मार्क्स नहीं आ सकते। फिज़िक्स बहुत हलवा सब्जेक्ट है। अब हलवा आपको किसका खाना है? शक्कर वाला या करेले वाला, ठीक है? एकदम करेला, उसमें नीम का जूस डाला हुआ हो और भी बहुत सारी कड़वाहट हो, खा भी ना पा रहे हो, आँखों से आँसू निकल रहे हों, ऐसा हलवा खाना है या जैसा मीठा-मीठा घर पे बनता है, जैसी मतलब मम्मी बनाती है, वो हलवा खाना है जिसमें बहुत मज़ा आता है, ठीक है? माँ का हाथ का बना तो सब कुछ स्वादिष्ट होता है, ठीक है? तो आप डिसाइड कर लीजिए। बाकी फिज़िक्स में यही एक तरीका रहेगा। चलिए, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और साथ के साथ मेरे बाबू एंड बेबी पढ़ते रहिए। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।